नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जो अब तक आपके 16 दिसंबर से 17 जनवरी तक के जो पेपर हुए हैं, तो वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये पेपर आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर लेवल का सेकेंड पेपर, यानी कि जो होता है आपका। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल होने वाले हैं 21 जनवरी को, जो आपका लास्ट पेपर बचा हुआ है सीटेट का। तो इसे आप ज़रूर पूरा देख कर जाएँ। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है समावेशन। क्या कहलाती है? समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो ये क्या कहलाएगा? तो ये आएगा आपका समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, यानी कि समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार वो शिक्षिका कार्य कर रही है। तो समावेशी शिक्षा ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नैतिक यथार्थवाद। नैतिक यथार्थवाद ये कहा जाएगा। और ये आपका सिद्धांत दिया गया है कोहल वर्ग के द्वारा, नैतिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है संवेदी प्रेरक अवस्था, यानी कि जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है ये आपकी कहलाती है संवेदी पेशी अवस्था। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये तो सभी को पता होगा, सिंपल है, लेव वाइगोत्स्की का है सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है और इसे क्यों लागू किया गया है? तो इसका जो उद्देश्य है यह है पाठ्यक्रम को लचीला बनाना। और यहाँ पर जो पहले पाठ्यक्रम चलता था 10+2 का, तो उसको समाप्त करके यहाँ पर जो अब नया पाठ्यक्रम आया है ये आया है 5+3+3+4 का। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने ज्यामितीय चिंतन के बारे में विचार प्रस्तुत किया है? तो ये किया गया है वेन हेले के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हो चुका है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण की कौन सी अवस्था होती है? तो ये होती है किशोरावस्था और इसे ही तूफान का काल भी कहा जाता है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पठन विकार किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है डिसलेक्सिया से। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए लेखन संबंधी जो विकार है ये होता है डिस्ग्राफिया, और जो गणितीय संबंधी विकार होता है ये आता है डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपके आ चुके हैं एसएसटी के अंतर्गत। यहाँ पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से लिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था महमूद गजनबी के शासनकाल में। तो ये इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीवन किसका होता है? तो ये होता है जीवाणुओं का, यानी कि बैक्टीरिया का। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? तो ये है आपका मनाली लेह मार्ग। तो इसे आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया था अशोक ने। ये भी इम्पॉर्टेंट है, सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अशोक ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा महाद्वीप है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? तो ये है सोडियम। ये तो बच्चों को पता है कौन सी धातु है, सोडियम धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पॉलिटी से कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं,
ये आपके आते हैं अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत, ये आपको याद रखने हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, शास्त्रीय भाषाएं से लेकर, यानी कि जो हमारी 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो उन 22 भाषाओं में शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, तो ये हैं टोटल 6 भाषाएं। कौन कौन सी हैं? इनमें आती है तमिल, दूसरी है संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़ीसा। तो ये 6 भाषाएं हैं, इनको हम शास्त्रीय भाषाओं के नाम से जानते हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो ये है आपका केसर सागा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतनामी आंदोलन किसने चलाया था? तो ये चलाया गया था गुरु घासीदास जी के द्वारा। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सतनामी आंदोलन। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर है? तो ये आ जाएगा आपका सिल्क, यानी कि रेशम। और रेशम का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश की अगर बात करें तो ये है चीन। कौन है? चीन जो है ये रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है कि मक्का में किसका जन्म हुआ था? तो अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्म हुआ था और ये हुआ था 11 नवंबर 1988 को, यानी कि 1988 को हुआ था किसका जन्म? अबुल कलाम आज़ाद जी का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में हुआ है? तो इसका उल्लेख है आपका अनुच्छेद 17 में, छुआछूत से संबंधित है ये अस्पृश्यता का अंत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो 8वीं अनुसूची है इसमें टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है और ये 22 भाषाएं आपको यहाँ पर पूरी की पूरी दी गई हैं। तो इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और इनको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवानी कानून से संबंधित प्रश्न आपके काफ़ी पूछे गए हैं। तो दीवानी कानून क्या होता है कि जो संपत्ति से रिलेटेड होते हैं, यानी कि क्रय विक्रय हुआ, लेन देन आदि में जो विवाद होते हैं, तो इस प्रकार के जो मामले हैं ये दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं और इनको जो है दीवानी अदालतों के द्वारा निपटाया जाता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, गुप्त वंश के जो शासक हैं उनका यहाँ पर कालक्रम बताया गया है। तो इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर बात करें गुप्त वंश की, तो इसकी स्थापना की थी श्रीगुप्त ने सबसे पहले, फिर आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, फिर तीसरे नंबर पर हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पर 14 जो है शासक दिए गए हैं और लास्ट में हैं आपके विष्णुगुप्त। तो इनको आप क्रम से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि भारत में वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये अधिकार जो है आप सभी को पता होगा कि जो भारत का नागरिक है उसको प्राप्त है। और भारत में अगर कोई दूसरे देश से यहाँ पर रह रहा है और अगर उसको भारत की नागरिकता मिल गई है तो वो भी वोट डालने का अधिकार उसको मिल चुका होगा। अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें हो जाएगा इक प्रत्यय। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो वो ज़्यादातर इक प्रत्यय और इत प्रत्यय, एक है इत और एक है इक, तो ये दोनों यहाँ पर प्रत्यय काफ़ी पूछे गए हैं, तो इनको आप ज़रूर रट कर जाएं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अधि उपसर्ग है और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उपसर्ग और प्रत्यय आप बिल्कुल ही रट दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है और ये होगा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है अवर का विलोम क्या होगा? तो ये हो जाएगा प्रवर। तो विलोम शब्द भी आपसे कई बार पूछे गए हैं, तो इन्हें भी आप याद कर लीजिएगा। तो यहीं पर हमारा आज का ये लेक्चर समाप्त होता है और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।